गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर सारा कवर हो चुका है। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। सारे कंसेप्ट्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो कंसेप्ट्स हमारे सारे कवर्ड हैं। मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराऊंगी और एक दो चीज जो रह रही है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारा N11 एनसीईआरटी 11 क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया है हमसे व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी भी है और इवन सेकंड यूनिट में आपने कर भी लिया होगा, बट इसमें है तो एक बार दोबारा बता देते हैं। आइसो का मतलब होता है यहाँ पर सेम। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड से उठा लो इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया सेम इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज होती है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नियोन का। नियोन एटॉमिक नंबर 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह हम बात करें अगर F क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, लेकिन मैं F नेगेटिव ले लूं। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इसका एटॉमिक नंबर तो 9 है, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो कितने हो जाएंगे 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर भी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 हमें चाहिए कितने 10, तो 11 - 1 करना पड़ेगा -1, तो यहाँ +1 आ जाएगा। जो यहाँ आएगा उसका अपोजिट चार्जेस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बिकॉज they have same number of electrons. Like oxygen को देखिए अगर O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। 2 नेगेटिव तो यहाँ पर आ जाएगा +2, यहाँ -2 है तो यहाँ प्लस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिफाइन करना हो तो हम क्या लिखेंगे, species having same number of electrons are called isoelectronic species. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिन स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोल देते हैं, राइट। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टॉपिक पर रिलेटेड, एनसीईआरटी में मेनली उस कांसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है, तो देखो यहाँ से वो 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 12, उसमें हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, उसने कुछ स्पीशीज दे दिए हैं हमें, जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, साथ में Mg2 पॉजिटिव और साथ में दे दिया हमसे Al3 पॉजिटिव। हमें फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनके अंदर क्या कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन देम, इनमें कॉमन क्या है। देखो N3 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर लिखें, एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ Z, Z है एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन, एटॉमिक नंबर हो गया 7। वही O2 नेगेटिव की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर किसी का भी कभी भी चेंज नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना।
atomic number will be always be the same for every element in every condition. फ्लोरीन का atomic number 9 होता है, मैग्नीशियम का atomic number 12 होता है और इसमें एल्युमिनियम का atomic number कितना होता है 13. अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट में चेंज हो सकते हैं. कैसे? किसी से लेकर या किसी को देकर. अब देखो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स तो है ही इसके पास. साथ में कितना चार्ज है 3 नेगेटिव, मतलब इसने किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10. इसी तरह अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर -2 हो गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स फिर से, और यहाँ पर भी सेम इसी तरह 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो उसने पूछा था इनमें कॉमन क्या है, हमने बता दिया कि कॉमन क्या है, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो इन स्पीशीज को अगर हम बोले तो दे आर आल्सो कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. और कॉमन क्या है, दे ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स इन कॉमन, राइट. अब इसी का ही सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास. इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट है, उसे ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी टाइप के आपको 2-3 क्वेश्चंस और मिलेंगे, उनमें से एक मैं और करा दूंगी, पर इसे ध्यान से समझना. अब हमें इन स्पीशीज को अरेंज करना है. अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. हमें इनको एटॉमिक नहीं आयनिक लिखेंगे. Why ionic? Because they are only ion form. So arrange them in increasing order of their ionic radii. हमें इनके ionic radii के increasing order में लिखना है. मतलब हमें ये बताना है कौन सा इनमें सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है. Which one is smallest and which one is big. इसका मतलब यही है. तो आप देखते हैं कैसे होता है. अब इसको Z लिखूं या Z इफेक्टिव एक ही बात है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है सेम है सब में. अब यहाँ पर देखो हमने ये हमारा ग्रुप है पीरियड. ऑब्वियस सी बात है हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इट इज ऑफ पीरियड. और पीरियड में हमेशा एक ही चीज को हम देखते हैं Z इफेक्टिव. इसको देखते हैं Z इफेक्टिव. जब भी पीरियड में ऑर्डर होगा तो हमेशा सिर्फ आपको Z इफेक्टिव देखना है और Z इफेक्टिव ही उसका रीजन होता है. अब देखो कैसे. हमने पढ़ा हुआ है पीरियड में जब भी Z इफेक्टिव इंक्रीज होगा, जो हमारी रेडियाई है मतलब जो साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है. मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ. हमने की पॉइंट किया था ग्रुप में हमारा एम बढ़ता है तो पीरियड में हमारा एम क्या होगा घटेगा. A फॉर एटॉमिक रेडियस, I फॉर आयनिक रेडियस, दोनों चीज क्या होंगी घटेगी. और क्यों बढ़ती है पीरियड में कोई भी चीज ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव. Z इफेक्टिव मींस वहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं. मतलब उसका भी क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर उन इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट बढ़ता जाता है. तो पीरियड में जो भी चीज होती है सबका रीजन होता है इंक्रीजिंग Z इफेक्टिव. अब हमने यहाँ पर देखा आयनिक रेडियस की और क्या होगी डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव हमारा बढ़ रहा है. अब देखो हम जब यहाँ से यहाँ जाते हैं Z इफेक्टिव क्या होता जा रहा है बढ़ता जा रहा है. सबसे ज्यादा इसका है तो इसकी रेडियस क्या होगी सबसे कम. सबसे छोटा Z इफेक्टिव इसका है तो इसकी रेडियस क्या होगी सबसे ज्यादा. क्योंकि Z इफेक्टिव अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो मैं बोल सकती हूँ कि Z इफेक्टिव और रेडियाई आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल. जो हमारा Z इफेक्टिव होता है और जो हमारी रेडियाई होती है वो आपस में क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो देखो अगर हम बात करें जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ
जो मेरा Z इफेक्टिव है सबको दिखाई दे रहा हो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देयरफॉर जो हमारी आयोनिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जो हमारी आयोनिक रेडियाई है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब उसने उससे हमसे ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, तो लिख देते हैं। सबसे छोटा लिखेंगे सबसे पहले कि भाई ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा कौन है, Mg2 पॉजिटिव, उससे बड़ा F नेगेटिव, उससे बड़ा O2 नेगेटिव और उससे बड़ा N3 नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर। इस तरह आयनिक फॉर्म में बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एनसीईआरटी नंबर्स आपको भेज दूंगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरह का, ताकि आपका कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो। देखो बस एक चीज ध्यान रखनी है, पूरा चैप्टर ही उस चीज में कवर हो जाएगा। सिर्फ एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ग्रुप में ए क्या होगा, बढ़ेगा बीडीपी। देखो एटॉमिक रेडियाई बढ़ने का रीजन है नंबर ऑफ शेल्स। एटॉमिक रेडियाई बढ़ने का नंबर है, बढ़ने का रीजन है नंबर ऑफ शेल्स। और जो भी है हमारे बच रहे, इन सब का रीजन क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। इसी के अंदर जो बाकी चीजें आती है, जैसे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आल्सो डिक्रीज। उसका भी रीजन क्या है, सेम। तो ग्रुप में हमें सिर्फ यही चीजें याद रखनी है। आप लोगों को क्वेश्चन आएगा तो रिलेशन देख लेना एलिमेंट्स के बीच में कि भाई ये ग्रुप के हैं या फिर ये पीरियड के, राइट। इसी तरह और ग्रुप ध्यान रखना कैसे होता है, हमेशा अप टू डाउन। ग्रुप कैसे होता है हमारा, अप टू डाउन। इसी तरह हम अगर पीरियड की बात करें, उसमें क्या आता है, एम हमारा डिक्रीज होता है। एम हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और यहाँ पर हर चीज का रीजन फॉर एवरी ट्रेंड और एवरी प्रॉपर्टी is increase in Z effective or effective nuclear charge. Reason for everything happens in period is Z, or in group it is increase in atomic radii. तो जो भी अब तक हमने पढ़ा था वो सारा रिवाइज भी हो गया और आगे हमारे क्वेश्चंस भी हेल्प करेगा। अब देखो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, दो क्वेश्चंस है, आंसर दोनों का बिल्कुल सेम। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी नोट 4, क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द थ्योरी, डिस्क्राइब द थ्योरी associated with, describe the theory associated with radius of an atom. दो केसेस में, when it gains electron and second when it loses it, when it loses it. First question is this, second क्वेश्चन क्या है हमारा, और वो है एनसीईआरटी का 13। दोनों का सेम आंसर है, क्वेश्चन अलग अलग ढंग से पूछा गया है लेकिन आंसर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन व्हाई cation is smaller, cations are smaller and anions are larger in radii.
than their parent atom. Than their parent atom. अब एक चीज ध्यान दो, पर effect बताओ. What will be the effect on radius when it gain electron? When any element gain electrons, what it becomes? It becomes anion. तो next question में उसने direct anion के बारे में पूछ लिया. उसने हमसे कुछ मतलब इनडायरेक्टली पूछने की बजाय, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें कहा है कि ये भी बताओ कि भाई जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने डायरेक्टली पूछ लिया हमसे कि जब भी कोई एलिमेंट अनायन बनेगा then what will be the effect of its atomic radii. इसी तरह सेकंड पार्ट देखो फर्स्ट का, when it loses electron, when any element loses electron it become cation. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट हमसे यही पूछ लिया कि cation पर क्या इफेक्ट होगा और अनायन पर क्या इफेक्ट होगा. यहाँ पर हमें cation और अनायन बनाकर दिखाना पड़ेगा. तो देखो कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देख लो इंपॉर्टेंट तो होगा ही. सेम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन सेम आंसर है. आंसर कैसे समझना है, पहले हम cation को लेके चलते हैं. किसको लेके चलते हैं? cation. cation का मतलब क्या होता है? cation वो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. We consider example of sodium, atomic number 11, configuration 281. When it will lose an electron, it becomes Na positive. Here number of electrons 11 minus 1 is equal to 10 electrons. और अगर मैं बात करूं Z effective, Z effective here 11, here also 11. Or here we talk about number of electrons. So these are 11 and these are 10 electrons. और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा. अब देखो यहाँ पर Z इफेक्टिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम. यहाँ पर सोडियम के केस में Z इफेक्टिव और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही सेम है, राइट. और इन केस ऑफ Na पॉजिटिव Z effective is greater than number of electrons. Z effective is greater than number of electrons. और लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने जब भी Z effective इन जो हमारी रेडियस है it will become smaller. Radii decreases, Z effective. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि Na positive has smaller radii than their parent because in this case Z effective is more. Parent atom का मतलब क्या है? हम पेरेंट्स के लिए कहते हैं जिनसे हम पैदा हुए हैं. तो Na positive किससे बना है? Na से. तो ये इसका पेरेंट एटम होगा. ये हमारा आयन. हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? आंसर हमारा हो गया. ये सेकंड पार्ट एक्सप्लेन किया मैंने, राइट. और इसका कोई सा भी डालो, दोनों मिक्स रहने से. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि when parent atom loses one electron, it forms cation. And cationic radii is always smaller than that of parent atom. किस वजह से? ड्यू टू increase in Z effective.
और इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, मतलब फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। उसमें इसने क्या बोला हमसे कि व्हेन इट लूजेस वन, लूजेस का तो सॉरी हमने देख लिया, व्हेन गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या कंडीशन होती है, हमारा फर्स्ट पार्ट था व्हेन इट गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, और व्हेन any atom gains electron it become anion, तो second portion में justified है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल क्लोरीन, राइट, it will gain one electron and become Cl negative. Z effective is atomic number, its atomic number is 17, also its atomic number is also 17, right. If we talk about number of electrons, the number of electrons, atomic number is equal to number of electrons, or here it gains one electron. So number of electrons plus, so atomic number of electrons plus, in this case chlorine, अगर हम क्लोरीन एटम की बात करें, Z effective is equal to number of electrons. और when we talk about Cl negative, Z effective is decreasing here. Z effective क्या है यहाँ पर, कम है than number of electrons. और हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि Z effective is inversely proportional to radii. क्या बोला हमने, Z effective is inversely proportional to radii. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं Z effective increase, decrease हो रहा है, तो here radii will be more, मतलब its size will be more than its parent atom. So here we can write as parent atom gain one electron, as parent atom gain one electron, it form anion. It form anion. Anionic radii is always anionic. अब ये anion बन चुका तो हम ionic radii की जगह anionic radii बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। Anionic radii is always larger than that of parent atom. Is always larger than that of parent atom due to decreasing effective nuclear charge. Due to nuclear charge, right? तो आई थिंक आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे अनायन, कटायन और सिंपली आयंस की रेडियाई कंपेयर कैसे करनी है। Z इफेक्टिव देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो। Z इफेक्टिव का आपको पता ही है रिलेशन क्या होता है। Z इफेक्टिव बढ़ा हुआ दिखेगा तो रेडियस कम, Z इफेक्टिव कम होता दिखेगा तो रेडियस ज्यादा। ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई विल गिव ऑल द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस टू यू, देन यू विल ट्राई। अब हम बात करते हैं, आप सभी को पता है सिलेबस कुछ कटा था हमारा, तो जो आप लोगों ने पुरानी पीरियोडिक टेबल्स मतलब स्टार्टिंग से जो डेवलप हुई थी वो पढ़ी थी, वो सिलेबस में नहीं। We have to only talk about modern periodic table. Modern periodic table means जो हम आज पढ़ते हैं, जो हमारी बुक्स में छपी है, जो हमारी लैब्स में लगी होती है। We have to only study about that in our syllabus. ठीक है, तो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कि भाई ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर बनी है, उसका प्रिंसिपल क्या है बनने का, बेसिस क्या है।
जैसे लास्ट क्लास में आप 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो, और जब आपकी मैम ने चैप्टर शुरू कराया था तो उन्होंने भी बताया था आपको कि भाई जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, उसका बेसिस था बनने का एटॉमिक मास। जो उसमें एलिमेंट्स थे, जो अरेंज थे, वो अरेंज थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक masses, right? So here we have to see what is the modern periodic law, means on what basis modern periodic table is formed. अब सभी को पता है कुछ ऐसी सी होती है हमारी पीरियोडिक टेबल, राइट, एंड टू कॉलम्स नीचे होते हैं हमारे, सॉरी 2 रोज। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इधर S ब्लॉक होता है हमारा, इधर P ब्लॉक होता है, इधर हमारा D ब्लॉक होता है, here it's F ब्लॉक। तो क्वेश्चन है हमारा, ये जो सब कुछ अरेंज है ये किस बेसिस पर? तो सबको पता है हम पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेसिस पर पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हमारे एलिमेंट्स अरेंज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द फिजिकल, काफी इंपॉर्टेंट है, द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of an element, are the periodic function of, are the periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर पर हम उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ, तो मतलब दिस इज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच वी आर स्टडीइंग नाउडेज। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, राइट। तो हमने बात कर ली है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो हमने ग्रुप्स और पीरियड्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली आसानी से। तो अगर मैं आपको बोलूं, अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, इफ दे आर नॉट अरेंज्ड इन ग्रुप्स और पीरियड्स लाइक वी आर स्टडीइंग नाउडेज, then it will be easy for us to memorize these properties or not? Obviously not. अब हम क्या करते हैं, एक पीरियड उठाते हैं, देखते हैं सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी उसी बेसिस पर बताते हैं। एक ग्रुप उठाते हैं, सभी ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज उसी बेसिस पर बता देते हैं। तो जो हमने हमारी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड्स में अरेंज किया हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें जो हमने अभी पूरे चैप्टर में इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनको समझने में, उनको याद करने में हमें बहुत हेल्पफुल रहा है इसका ग्रुप्स और पीरियड्स में कैरेक्टराइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ what are the applications of, इसके जो हम पढ़ रहे हैं आज, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, long form of periodic table, or we can say modern periodic table, right? बात एक। ठीक है, तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सबसे पहला तो लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़े, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड on the basis of, इसके बेसिस पर है एटॉमिक नंबर,
तो जो हमारी स्टडी है, सो स्टडी बिकम इजी। आप सबको मासेस का पता है, सबके बहुत अलग अलग होते हैं, तो मासेस को याद रखना बहुत मुश्किल था। अब एटॉमिक नंबर में क्या है, हमें काउंटिंग ही तो याद करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, वही हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इट विल बी इजी फॉर अस टू memorize on the basis of atomic number, right? अब प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, वो ग्रुप और पीरियड की वजह से याद करनी बहुत इजी होगी। एक ग्रुप को उठाओ, सभी ग्रुप्स के बारे में, एक पीरियड को उठाओ, सभी पीरियड्स के बारे में बोलो। तो जो हमारी एलिमेंट्स with similar properties elements with similar properties are grouped together, so study become easy, so study become easy, right? Next है हमारा इसी तरह elements are divided in S, P, D and F block elements, right? इस वजह से भी क्या हुआ, so study become easy। तो जो हमारी स्टडी है वो काफी इजी है। इसी तरह इफ वी टॉक अबाउट कि उन्होंने ग्रुप्स के नाम भी रखे थे कुछ, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को हम बोलते हैं व्हाट, एक्टिव मेटल्स। क्या बोलते हैं हम, एक्टिव मेटल्स। फाइन, जो हमारे ग्रुप 3 टू ग्रुप हमने एलिमेंट्स को बोला, बोलते हैं वो हम एस ब्लॉक में पढ़ लेंगे तो बोला जाता है। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 की बात करते हैं, उनको हम बोलते हैं हैवी मेटल्स। क्यों होते हैं दोनों के नाम, अभी सिर्फ बताने के लिए हैं, हमें पढ़ना ही है, ये भी नेक्स्ट आगे चैप्टर है हमारे पास, तो वो भी हम बता देंगे। वैसे बताऊं तो अगर याद करने का तरीका, ग्रुप 3 तो ग्रुप 12 में एक एलिमेंट आता है आयरन। आयरन को सभी का पता होता है, सभी को आयरन का पता है, आयरन कोई हल्का फुल्का तो है नहीं, हैवी होता है, तो दे आर नोन एज हैवी मेटल्स, दे आर नोन एज हैवी मेटल्स। इनको लेक्चर में स्टार्टिंग में बता के मैं आपको बाकी सारा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है सर? यू कैन एंड द मीटिंग नाउ, दे आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम or any doubt. Hello sir.